क्लाइमेट चेंज प्रेजेंट में हो रही सबसे खतरनाक घटना। A study by the Met Office and European climate scientists also found it was the third year in a row in which temperatures reached more than 1.4 degrees Celsius above pre-industrial levels. Climate models suggest that 2026 could be among the hottest years ever recorded on Earth. Rising greenhouse gases continue to trap heat, while natural cooling cycles are weakening. Even a small global temperature increase causes massive consequences. Stronger heat waves, longer summers, and record-breaking temperatures in regions that were once considered safe. जिसके ऑब्वियस इफेक्ट्स अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी देखने शुरू हो गए हैं। और अगर आप खासकर इंडिया जैसे देश में रह रहे हैं तो आप इससे बिल्कुल भी अछूते कहीं से भी अब नहीं रह सकते। इतना गर्म है कि एक सेकंड भी अगर कोई चप्पल उतार के यहाँ रहेगा तो पैरों में छाले पड़ सकते हैं। इसका टेम्परेचर आपने क्लिक किया, मोर देन 56 डिग्री टेम्परेचर था जब आपने हाथ रखा और जब आपके पैर भी आपने खाली पैर जब यहाँ पे टच किया कि 56 से ऊपर ही टेम्परेचर आ रहा है, उसके नीचे जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है इस समय। पर पता है इसके बावजूद भी सबसे दिल दहला देने वाली, सबसे डरा देने वाली घटना कौन सी है? वो ये कि हम इसके मेन कल्प्रिट को ब्लेम करना तो दूर, सवाल तक नहीं पूछ रहे हैं। Humanity has lost the fight against climate change. These were the words of renowned environmentalist David Suzuki, and they sent shockwaves around the world in July 2025 when he spoke them. And I'm afraid it gets worse. क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि अगर इसके मेन कल्प्रिट को हमने सवाल कर लिया, अगर इसके मेन कल्प्रिट से हमने खरे खरे कुछ सवाल पूछ लिए तो हम सब कुछ जान जाएंगे। जी हाँ, कुछ ऐसा जान जाएंगे जिसे एक बार अगर हमने जान लिया तो उसके बाद दोबारा मुंह नहीं चुरा पाएंगे, और फिर जानते बूझते हमें मास्क पहनने पड़ेंगे और उन सॉल्यूशंस को छुपा के रखना पड़ेगा ताकि वो हमारे ही सामने ना आ पाए। तो आखिर है कौन ये कल्प्रिट? है कौन ये कल्प्रिट जिसे हम छुपाने में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इतनी ज़्यादा जान छिड़क के हम उस कल्प्रिट को छिपाने में लगे हुए हैं? तो आइए जानते हैं इसी कल्प्रिट के बारे में आज के इस वीडियो में। वैसे तो हर चीज़ के लिए हमें अपनी गवर्नमेंट को ही ब्लेम करना अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। कुछ हो जाए पहले गवर्नमेंट को ब्लेम कर दो। एकदम सच बात कही आपने, ये मोदी ने परेशान कर दिया। लेकिन इस बार ये ब्लेम गेम करना या ये ब्लेम गेम खेलना इतना आसान नहीं है। यहाँ बात बस किसी एक गवर्नमेंट या किसी दूसरी स्पेसिफिक गवर्नमेंट को टारगेट करने की नहीं है, बल्कि यहाँ बात हो रही है एक वाइड लेवल में, एक ग्लोबल लेवल में, जहाँ बस एक या दो नहीं बल्कि सारी की सारी गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व्ड है। और आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं ये है एक ग्लोबल एंथ्रोपोजेनिक प्रॉब्लम। जी हाँ, विच इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन बींग्स, ईच एंड एवरी ऑफ अस। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये पूरा जो क्लाइमेट चेंज का केओस है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, आखिर इसकी रूट्स कहाँ से उगना स्टार्ट हुई। तो इस पूरी कहानी की, इस पूरे केओस की स्टार्टिंग होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से। जब इंसान ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हाथ पैर से हैंडीक्राफ्ट बना बना के काम करने से बेटर है मशीनों का यूज़ किया जाए ताकि फास्ट तरीके से काम को अंजाम दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके, जो कि एकदम से नहीं स्टार्ट होता है। स्टार्ट होता है दो फेजेस में, जिसमें जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट होता है 1760 से 1840 के बीच में, जिसे कहा जाता है ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेनियन हैंडमेड इकोनॉमीज टू मशीन ड्राइवन मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें स्टार्ट होता है इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड कोल। पूरा जो फॉसिल फ्यूल की शुरुआत है कि फॉसिल
फॉसिल फ्यूल का बर्न करना, उसे यूज़ करना, ये सब कुछ भी उसी टाइम से स्टार्ट होता है। और यहीं से शुरुआत होती है रेलवेज़ की भी, जब स्टीम इंजन्स का यूज़ करके रेलवेज़ को पहली बार यूज़ किया जाता है, कैनल्स और रोड्स बनाई जाती है, और एक तरीके से अर्बनाइजेशन की थोड़ी थोड़ी शुरुआत होना स्टार्ट होती है जब इंसान एक स्पार्क महसूस करता है अर्बनाइजेशन का, कि एक फास्ट पेस्ड इकोनॉमी कैसे एक अर्ली स्टेज में स्टार्ट हो सकती है। लेकिन एक जो मेजर ड्रॉबैक देखा जाता है उस टाइम में, वो देखा जाता है कि क्योंकि अब हर कोई हाथ से नहीं काम कर रहा था कि भाई हाथ का यूज़ करके अच्छे से काम कर रहा है और अपना अपना पेट भर रहा है, नहीं। अब क्योंकि लोगों ने फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, एज एन एम्प्लॉय एक तरीके से काम करना शुरू कर दिया था, तो जिसका नतीजा ये हुआ कि काफ़ी भेदभाव देखने की शुरुआत हो गई। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ईगो ने जो अपना पहला प्ले है वो वही इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले फेज से स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे ये देखा जाने लगा कि वो लोग जो वर्कर्स को हायर कर रहे थे कि भाई ये हमारी फैक्ट्री है और आप इसके अंदर एज अ वर्कर काम करोगे, तो एक भेदभाव की शुरुआत देखे जाने लगी कि भाई जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खुद को सुपीरियर मानने लगा। और ये वही टाइम था जब एक्सटेंसिव चाइल्ड लेबर अब्यूज़ की भी हमें घटनाएं देखने को मिली। उसके बाद आता है सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज, द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसका टाइम पीरियड है 1870 से लेके 1914 के बीच में। ये वो टाइम था जब एक तरीके से ईगो की भूख जो आप कह सकते हैं वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ने लगी कि नहीं भाई, अब वो छोटे मोटे स्टीम इंजन्स और छोटे मोटे फैक्ट्रीज से नहीं संतुष्ट था, बल्कि अब उसको और बड़ी इंडस्ट्रीज चाहिए थी, क्योंकि जाहिर सी बात है साइंस ने तरक्की कर ली थी, साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी मिल गई थी ईगो को। तो अब जो ईगो की भूख है वो और बढ़ने लगी, क्योंकि उसमें तो वो शांत हो नहीं सकता, क्योंकि है तो ईगो एक अंधा कुआं ही, जिसे जितना भी पूरा करने की कोशिश कर लो, डिजायर्स से भर लो, वो शांत होने से रहा। तो फिर यहीं से शुरुआत होती है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ की। एनर्जी, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मास प्रोडक्शन, केमिकल्स जैसे कि एडवांस्ड फर्टिलाइजर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब को इंसानों ने यूज़ करना शुरू कर दिया, और जिसका अगर आप इम्पैक्ट देखें तो वो हमें देखने को मिला वाया हैवी इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल चेंज, ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। और यही वो पॉइंट है दोस्तों जिससे अगर आप क्लाइमेट चेंज के ग्राफ के साथ कंपेयर करके देखेंगे कि जो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वो कब से इंक्रीज हुआ, तो ये वही सेकेंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड का टाइम है। ये तो रही बात इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ की शुरुआत भी हो चुकी थी जो वर्तमान में भी चलती आ रही है, और वो है हमारे ईगो की। टेक्नोलॉजी तो ठीक है कि हाँ ठीक है, हमने विकास कर दिया कि ठीक है स्टीम इंजन से अब हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो गए और स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और पता नहीं क्या क्या यूज़ करने लगे। लेकिन बात बस अब इनकम तक सीमित नहीं रह गई थी कि भाई पेट भरने के लिए या खुद को छत देने के लिए कमाना है, नहीं। अब ये फेज स्टार्ट हो चुका था जहाँ पे ईगो बस पेट भरने के लिए नहीं कमा रहा था या खुद को छत देने के लिए नहीं कमा रहा था, बल्कि अब ईगो कमा रहा था अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए। यस, ये वो फेज है जिसे अक्सर हम इसीलिए इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इसे एक सपना बोल के बेचा जाता है। ये कोई पेट भरने या खुद के बॉडी को सस्टेन करने का सपना नहीं है, बल्कि ये है सपना खुद को एक हाई देने का, एक ऐसा हाई जो आपको पता नहीं कौन से नशे में डुबा के रखे और कभी भी वहाँ से नीचे ना खींचे। इसे आप एंटरटेनमेंट का हाई बोल लीजिए, इसे आप एक्सट्रीम प्लेजर का हाई बोल लीजिए, या अपने तरीके से चीज़ें कंट्रोल करने का हाई बोल लीजिए। वैसे तो इंसान जंगल से निकलना चाहता था किसी खोज को पाने के लिए, लेकिन अब ईगो ने वो रूप ले लिया था जब वो जो खोज है वो अपने ही एक्सप्लॉयटेशन में बदल गई।
अगर आप खाना खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है, उसका एक पैमाना तो होता है कि चलो पेट भर गया, इससे ज़्यादा आप नहीं खा सकते। या अगर आप घर भी खरीदते हैं तो उसका भी एक पैमाना होता है कि भाई ठीक है, इतने स्क्वायर किलोमीटर का घर खरीद लिया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इंसान अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का या अर्थ के रिसोर्सेज को यूज़ करने का जो पैमाना है उसे साइकोलॉजिकल बना ले तो उसका तो कोई अंत हो ही नहीं सकता, तो ग्राफ तो फिर सीधा इनफाइनाइट ही जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि अरे ये तो अच्छी बात है ना, अगर ईगो खुद के प्लेजर्स को सेटिस्फाई करने के लिए कमा रहा है तो प्रॉब्लम क्या है, वो तो खुद मेहनत कर रहा है, खुद कमा रहा है, उसको कमाने दो। तो प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो दिखती है आपको 3 तरीकों से यहाँ पे। पहला है इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। प्लेजर तो ठीक है, लेकिन इस अंधे प्लेजर को कमाने के चक्कर में ईगो ये भूल गया है कि अर्थ तो लिमिटेड है ना। Right now, we're living like we have 1.7 Earths. That means we're draining nature 70% faster than it can restore itself. And if everyone lived like Americans, we'd need 5.1 Earths to keep up with the demand. But we only have one planet. अगर एक पर्टिकुलर केक है और उसे खाने वाले 3 ही लोग हैं या 4 ही लोग हैं, तो वो अपनी पूरी भूख के साथ अच्छे से उसे खा पाएंगे, पूरा सेटिस्फाई होके खा पाएंगे। लेकिन अगर इसी केक को खाने वाले 100 लोग हो जाएं, 500 लोग हो जाए, 1000 लोग हो जाएं, तो क्या ये केक किसी एक का पेट भरेगा अच्छे से? और तो और बदतर सिचुएशन ये हो जाए कि कोई एक पर्सन जो है वो 90% केक पे कब्जा कर ले, और बाकी जो 999 बचे हुए लोग हैं, 999 लोग हैं, उनको बोल दिया जाए कि भाई बाकी जो 10% केक है इसको तुम खाओ। तो यही कहीं ना कहीं हमने कर दिया है अर्थ के साथ भी। वो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले फेज में अपना सर उठाया था, जब ये देखा गया था कि लेबरर्स के साथ इनइक्वालिटी हो रही है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हो रही है, वही कहीं ना कहीं अब एक बहुत ही बड़े और भद्दे रूप में हमें दिखाई दे रहा है अभी इस ईगो के थर्स्ट को सेटिस्फाई करने के फेज में, प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे इसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ने फिजिकल ही नहीं मेंटल रूप भी ले लिया है, और ये पूरे वर्ल्ड में बस कुछ खास 1% लोगों तक सीमित रह गया है। चलो इतना होने के बाद भी ये जो 1% चंद लोग हैं, इनकी जो थर्स्ट है, इनके ईगो की थर्स्ट सेटिस्फाई हो जाती तो भी एक बात थी कि चलो सेटिस्फाई हो गई, बाकी लोग एडजस्ट कर लेंगे, बट नहीं। द थिंग विद द ईगो इज दैट कि इसकी थर्स्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकती, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, जिसका नतीजा ये हो गया है कि अब अर्थ को ये बात पता चलने लगी है, प्रकृति को ये बात पता चलने लगी है, और उसने रेड अलर्ट्स जारी कर दिए हैं। ये मैप्स देखिए, जहां अहमदाबाद, दिल्ली, रायपुर जैसे शहरों के टेम्परेचर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर से भी ज्यादा है। भारत जल रहा है लिटरली। बात बस इंडिया की नहीं है, पूरे वर्ल्ड में टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। Europe is warming faster than any other continent, and the impacts are already severe. That's according to a new report which has found Europe's rising temperatures are bringing record-breaking heat waves, worsening droughts and more wildfires. ये अब प्रकृति ही सिम्टम दिखा रही है कि भैया बाकी लोग तो छोड़ दो, जो ये 1% लोग हैं ना जो सारे रिसोर्सेज में कब्जा करके बैठे हैं, अब इनकी भी हवस मैं नहीं शांत कर सकती। जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है जो हो रही है इस बात से, वो ये कि आखिर फायदा क्या हो रहा है इतना भोग के, इतना थर्स्ट सेटिस्फाई करके। एट द एंड ईगो को भी इससे कोई खुशी मिल नहीं रही है। तो इतनी तबाही के बाद भी, पूरे प्रकृति को एक्सेस कर लेने के बाद भी नतीजा ये हो रहा है कि वो ये भूल जा रहा है कि भैया अगर आप इतना कमाना चाहोगे तो उसके लिए तो मेहनत की दौड़ में भी आप ही को ना शामिल होना पड़ेगा। वो जो कंटिन्यूस कंपैरिजन साइकिल चलेंगे कि देखो ये ज़्यादा कमा रहा है, इसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, इसके पास ज़्यादा प्लेजर है, उस पूरे क्योस से भी तो उसी को ना गुजरना पड़ेगा, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि अभी डिप्रेशन रेट्स यूथ में, एंजाइटी लेवल्स यूथ में जितने हाई है वो कभी भी नहीं देखे गए। और जो तीसरी सबसे घटिया चीज़ हो रही है इस पूरी चीज़ के नतीजे में, वो ये कि वो मासूम लोग जिनकी इस पूरे प्रोसेस में गलती है भी नहीं, वो इसका शिकार हो रहे हैं, और वो भी बहुत ही बुरी तरीके से।
जैसे कि वो लोग फॉर एग्जाम्पल जिनको इतना कंजम्पशन करना ही नहीं है, या गरीब लोग जो उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं। भाई सबको नहीं बनना है अमीर, सबको 1% में शामिल नहीं होना है। मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ जाएगा? खाना पकते वक्त एकदम गर्म भट्टी बना हुआ है, भाई गैस चेम्बर जैसा फील हो रहा है यहाँ तो यार कभी सूरज की रोशनी ही नहीं आती, तो ये तो और तपता होगा, हवा निकलने की जगह ही नहीं है। 6 लार्जेस्ट इकोनॉमी के कैपिटल सिटी में एक इलाके में रहने वाले लोगों का हाल, क्योंकि इंडिया एक ऐसे जोन में आता है जो कि वन ऑफ द वो कंट्रीज है जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को सबसे ज्यादा भोगने वाला है, तो ऑब्वियसली नतीजा यही हो रहा है। तो इसी से आता है इस वीडियो का लास्ट चैप्टर कि व्हाट शुड वी डू नाउ देन, कि फिर हमें क्या करना चाहिए। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम क्या करें। जो सल्यूशन है वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्टली टारगेट करता है एक ऐसी चीज पे जिससे एक सुई भी चुभाने से ना हमारी है, एंड दैट इज आवर ईगो। यस, so that is the one and only solution left, and that is targeting the ego. Emissions will keep shooting up, and heat waves will become more intense and more frequent. So if we want to address heat waves, if we want to address the entire spectacle of the climate catastrophe, then we'll have to look at the human center. Just tech or policy measures won't work out. Policy makers are leaders. Leaders are chosen by the voters. The voters are the consumers, the end consumers of everything that produces carbon. So why will the voter, who is the consumer, who is also the emitter, put a person at top who will enact a policy that will suppress his consumption? क्योंकि ये जो पूरा रायता है वो ईगो ने ही फैलाया है। इसके जो पूरे रूट्स है जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन से आ रहे हैं वो स्टार्ट ईगो के हंगर से ही हुए हैं। तो इसे ख़त्म करने के लिए भी जल्द से जल्द अब एक ही तरीका बचा है कि ईगो को ही टारगेट किया जाए। The world has been trying everything over especially the last 200 years. The attempts have been in the direction of technology, geographical expansion, space exploration, and the West has been especially successful. The question today that we were dealing with was, what more do we need to do if where we stand seems to be a place of explosion, if all that we have done seems to have brought us just closer to extinction? Mass-based education of the self remains probably the only thing we have not yet tried, and that's where the solution lies. कि सैडली अगर हमने ये नहीं किया तो जो अंजाम होंगे वो ईगो डिजर्व करेगा, और वो ये अंजाम नहीं होंगे कि अरे ईगो ने तो प्रकृति को बर्बाद कर दिया और हमने प्रकृति का रोता हुआ डायग्राम बना दिया कि धरती माता रो रही है और ईगो जो है वो खुश हो रहा है और ईगो एहसान कर रहा है धरती माता पे। नहीं, उसका नतीजा ये होगा कि जो धरती है ना वो उसको पता चल गया ना एक बार कि ये सब कांड चल रहा है, तो उसे 2 मिनट नहीं लगेंगे ईगो और ऐसे बहुत सारे हजारों मिलियन ईगोस को क्रश कर देने में। बस एक सुनामी, एक तबाही और सबके सब खत्म। तो बात यहाँ पे धरती पे या पृथ्वी पे एहसान करने की नहीं है, बात ये है कि इससे पहले कि धरती को गुस्सा आ जाए हमें अपना रायता, ईगो को अपना रायता जो है वो समेटना पड़ेगा। हमें उस पूरे रूट कॉज को ही एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हम एक नया ही स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। क्या इतने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न्स के अलावा और कोई लाइफ नहीं हो सकती है? क्या अर्बनाइजेशन इसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से अभी हम उसका रूप देख रहे हैं? क्या पॉपुलेशन उसी तरीके से बढ़नी चाहिए जिस तरीके से अभी हम उसका रूप देख रहे हैं कि हर किसी के 2 बच्चे 4 बच्चे, कि भाई 4 बच्चे हो रहे हैं तो उनको पैसे दे दो कि 5वां भी पैदा कर ले? क्या धर्म जाति के नाम पे अभी भी हमें लोगों को उकसाना चाहिए कि भाई इस धर्म के जो हैं उनकी तादाद कम है तो अपने वाले बढ़ा दो, कि भाई इटली की जो तादाद है वो कम हो रही है तो हम इटली के लोग जो है वो पैदा करेंगे? अरे पॉपुलेशन तो इंडिया वाले बढ़ा रहे ना, पाकिस्तान वाले बढ़ा रहे, चाइना वाले बढ़ा रहे, हमारी इटली की तो पॉपुलेशन कम हो रही तो हम तो बढ़ाएंगे।
तो ईगो को अपने इसी रूट कॉज को रीफ्रेम करना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप इटली में पैदा हुए हैं, कि इंडिया में पैदा हुए हैं, कि चाइना में पैदा हुए हैं। अगर आप इंसान हैं तो इसका मतलब आप वर्ल्ड पॉपुलेशन में कार्बन एमिशन में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो आप किसी भी देश में पैदा हुए हो, आपको आपका नंबर कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोग तर्क देंगे कि भाई हमारे यहाँ तो फिर ओल्ड पॉपुलेशन हो जाएगी, तो फिर काम करने वाले लोग नहीं बचेंगे। तो भाई काम करने वाले लोग नहीं बचेंगे तो आप अपने ही देश के लोगों से क्यों काम कराना चाहते हो? आप रीफ्रेम करो ना इस दिमागी बीमारी को कि नहीं, हमारे देश के लोग हमारे देश में काम करेंगे। आप उन लोगों को अलाउ करो अपने देश में आके माइग्रेट करने के लिए, रहने के लिए, जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है। अगर आपके यहाँ बूढ़े लोगों की तादाद जो है बढ़ गई है, तो जो जवान लोग हैं किसी और देश में, आप वहाँ से लोगों को बुलाओ, एजुकेट करो और उन्हें रहना अलाउ करो अपने देश में। क्या हम रीफ्रेम नहीं कर सकते इस पूरे स्ट्रक्चर को? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पॉपुलेशन अगर इसी तरीके से बढ़ती रही कि भाई हमने डिवाइड कर दिए देशों को और हर देश चाहता है कि हमारी जाति बढ़ती रहे, हमारे जो जीन्स है वो फैलते रहे, तो फिर तो ये कम होने से रही। हमें एक यूनियन करना पड़ेगा जहाँ पे हमें बस स्किन कलर, जाति या आपका कौन सा देश है, इन आइडेंटिटीज से हटकर एक साथ मिलके रिसोर्सेस को यूज़ करना पड़ेगा, अर्थ को यूज़ करना पड़ेगा। तभी अब हम इस पूरी चीज़ को रोक सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। ईगो को अपनी जो बेसिक सोच है, स्ट्रक्चर है, जो देश देश का डिवीज़न करना और उसे प्रोटेक्ट करना, उसी को रीफ्रेम करना पड़ेगा। तो फिर एंड में ये सवाल आता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम ये करें क्यों? हम जैसा चल रहे वैसे ही चलाएंगे। हमें नहीं पड़ी है ये सब चीज़ों की, भाई जैसा होना है होने दो, हम तो वही करेंगे जो अब तक करे आ रहे हैं, भाड़ में जाए, हमें हमारा ईगो पसंद है। तो देखिए फिर इसका एक ही जवाब हो सकता है फिर कि बी रेडी फॉर द डिस्ट्रक्शन। आप करो पैदा, कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन फिर जब आपके बच्चे बड़े होके मर रहे होंगे ना आपके सामने तबाही में तड़प तड़प के, तो उस नज़ारे को देखने के लिए रेडी रहिएगा भाई साहब, क्योंकि देन यू ब्लडी डिजर्व इट। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आप क्या सोचते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।